नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके बोर्ड परीक्षा सीरीज में हम लेके आए हैं मेंडेल के नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जरूर प्रश्न आता है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अगर आपने मेंडेल के नियम नहीं पढ़े तो समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो शुरू करते हैं मेंडेल के नियम। मेंडेल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मेंडेल का नियम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो नंबर 1 देखेंगे, इनने 3 नियम दिए थे, तो 3 नियमों को हम पढ़ेंगे एक एक नंबर करके। तो फर्स्ट इनका नियम था जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। इसी का एक और अन्य नाम था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके बाद इसी का एक और नाम है, ये विभिन्न नाम होते हैं, इसमें बहुविकल्पी में पूछ भी लिए जाते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, संकरों के विलगन का नियम। इसके बाद इनका तीसरा नियम था, वो क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इसी का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, स्वतंत्र प्रतिमिश्रण का नियम। अब आते हैं प्रथम नियम पे, इनके लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसकी परिभाषा समझेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे, जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में विरोधी लक्षणों में से एक ही लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जो लक्षण दिखाई देता है, जो प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी या रिसेसिव, और जो प्रभावी होता है उसको इंग्लिश में डोमिनेंट कहते हैं, लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडेल ने यह नियम एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया। तो मेंडेल ने 2 तरीके के पौधे लिए, जिसमें इन्होंने ये पता लगाया कौन सा लक्षण प्रभावी, मेंडेल को भी नहीं पता था। जब उन्होंने इनमें जो है शुद्ध पौधे, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया, तो प्रथम पौधा जो पैदा हुआ तो वो कैसा था, लंबा। इसलिए लंबापन कैसा लक्षण मान लिया गया, प्रभावी लक्षण मान लिया गया। और बौनापन छिपा रहा, इसलिए वो अप्रभावी। अब देखते हैं इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरीके से इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, एक संकर संकरण प्रयोग कराया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने मटर का पौधा लिया, तो जो लंबा पौधा था वो कितना लंबा था, 1.2 से 2 मीटर लंबा, यानी 1.25 मीटर से 2 मीटर। और बौना पौधा कितना था, 0.25 से लेके 0.5 मीटर, यानी 1/4 मीटर से लेके आधा मीटर, और ये 1.25 मीटर से लेके 2 मीटर लंबा पौधा था। अब देखते हैं, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है तथा एक लक्षण छिपा रहता है। अर्थात प्रभावी लक्षण लंबापन प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। जब F1 यानी प्रथम पुत्री पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है, तब F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों प्रकार के पौधे बनते हैं। इससे सिद्ध होता है कि लंबेपन ने बौनेपन के प्रभाव को F1 पीढ़ी में दबा दिया था। हाँ, तो अभी इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो मेंडेल ने 2 पौधे लिए थे, कौन से, प्योर लंबा यानी प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ। ये थे पेरेंट जनरेशन। जब पेरेंट जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो ये 2 गैमीट बने, दोनों पौधे लंबे थे, इसमें दोनों पौधे बौने थे। अब इन दोनों, एक लंबा एक बौने पौधे में जब संकरण कराया जाएगा तो बता ही दिया था मेंडेल ने, बौना पौधा अप्रभावी लक्षण है और लंबा पौधा प्रभावी। तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में जो पौधे बने वो सब कैसे बने, लंबे पौधे बने। अब इन्होंने इनका दोबारा से गैमीट फॉर्मेशन करवाया। तो गैमीट फॉर्मेशन करवाया तो पुत्री पीढ़ी में ही स्वपरागण की क्रिया कराई। तो स्वपरागण की क्रिया में क्या हुआ, ये 2 तरीके गैमीट बने,
टी और टी, इधर टी और टी। तो अब देखते हैं इधर टी और टी, ये आ गया डबल टी, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया, शुद्ध लंबा। ये हो गया आपका शुद्ध लंबा। अब इसके बाद आया ये संकर लंबा। इसमें एक लक्षण जो है प्रभावी लंबेपन का, एक अप्रभावी बौनेपन का है। तो ये कैसा हो गया, संकर लंबा, यानी इसमें दोनों लक्षण कंबाइंड है। इसके बाद ये भी टी और टी, इसमें भी संकर लंबा हो गया, इसमें भी अप्रभावी प्रभावी लक्षण मिले। अब ये जो है इसका जो है बनेगा पौधा, तो ये बनेगा आपका शुद्ध बौना पौधा। अब इसका देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो आता है 75% टाल पौधे बने, 1 2 3, और 25% ड्वार्फ पौधे बौने पौधे बने। तो 25% प्योर टाल, 25% प्योर टाल, 25% प्योर ड्वार्फ और 50% हाइब्रिड टाल पौधे बने। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है पूछ लिया जाता, तो 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अब इसके बाद मेंडल गया, प्रथम नियम आपको पढ़ लिया आपने। तो इसमें देखते हैं मेंडेल के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने अन्य पौधों पर अपने प्रयोग किए, जिसमें अनेकों अपवाद पाए गए। अतः मेंडल के इस प्रबलता के नियम को आधुनिक वैज्ञानिक निरस्त करने का दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये प्रथम नियम जो था मेंडल का, प्रभाविता का नियम, इसको जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने निरस्त कर दिया, इसको माना नहीं। अब मेंडल के नियम कितने रह गए आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर, 2। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे आप मेंडल ने कितने नियम दिए, तो आप बताएंगे 3 ही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मटर के पौधे पे किए थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अन्य पौधों पे किया। तो जो उसमें उनका जो था नियम, वो पहला वाला पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाया। अब दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडलिज्म। अब इसको फर्स्ट लॉ नाम दे दिया, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है, मेंडेल ने इस नियमानुसार प्रथम पुत्री पीढ़ी की अशुद्ध संकर संतान में 2 लक्षणों के जीन विद्यमान रहते हैं। आपने पिछली नियम में जो पढ़ा था, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। जैसे ये टी है और ये टी है, तो इसमें एक प्रभावी लक्षण है, एक अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, ये लक्षण साथ साथ रहने पर भी आपस में मिलते नहीं है। अतः जब F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, तो दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। चूंकि बनने वाले युग्मक पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, अतः ऐसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो देखेंगे कैसे, किस तरीके से मेंडल का ये नियम एक संकर संकरण के प्रयोग से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा लेंगे, इनके बीच में संकरण कराएंगे। तो प्योर टाल और प्योर डार्फ के बीच जो है, तो ये प्रथम पुत्री पीढ़ी में एक लंबा और एक बौना पौधा, इसमें शुद्ध गैमीट बने टी और टी। इसके बाद टी और टी, यानी ये शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, और ये संकर लंबा संकर बौना, संकर लंबा। इसमें जो है ये संकर लंबे, इसमें 2 तरीके के जीन पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसको समझेंगे पुनेट की चौखाना विधि। ये जो विधि होती है, ये मेंडेल के ने नहीं बनाई थी, इस तरीके से समझाने के, पुनेट ने बनाई थी, इसको पुनेट का चौखाना नियम भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने जो 2 गैमीट बनाए थे, तो टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लंबा पौधा बौना पौधा। लंबा पौधा का संकरण इससे, तो टी और टी हो गया आपका, टी और टी ये हो गया, टी और टी ये हो गया, टी और टी ये हो गया। तो वो ये 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने। इसमें जो है जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1।
मटर के पौधे में एक संकर संकरण प्रयोग का निरूपण। तो देखेंगे निष्कर्ष क्या निकला, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के बीच कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में सभी लंबे पौधे यानी शंकर लंबे बनते हैं। यानी प्रथम पुत्री पीढ़ी में ये जो बना था आपका, वो बना था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये शुद्ध नहीं था, ये शंकर लंबा पौधा था। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के बीच कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में सभी लंबे पौधे बनते हैं, किंतु इन पौधों में बौनापन अप्रभावी रूप से छिपा रहता है। जब F1 पीढ़ी के पौधे में युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। यानी ये लक्षण भी आता है, ये वाला भी आता है और ये वाला भी आता है। तो ये इसका जो है मेन था, शुरुआत यहीं से हुई थी। बीच में यह बन गया था लेकिन बाद में ये फिर हो गया। तो यानी जो है ये दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। जब इनमें स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है तो दोनों प्रकार के पौधे बनते हैं, अर्थात दोनों लक्षण पृथक हो जाते हैं। लंबे भी पौधे बन जाते हैं और बौने पौधे भी बन जाते हैं। इसके बाद आता है मेंडल का तीसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या सेकंड लॉ ऑफ मेंडेलियन। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम थोड़ा बड़ा है, समझेंगे, बहुत सरल है ये भी। मेंडेल के इस नियमानुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। पिछली बात ही है ये, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण ध्यान में रखे। अभी तक तो एक लक्षण ध्यान में रखते थे, इसमें जो है वो दो लक्षण जो थे वो ध्यान में रखे हैं। बस यही है इसमें थर्ड लॉ में। तब अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं। जब इनमें युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। पिछला ही नियम है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार इन लक्षणों का मिश्रण स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है। अब देखेंगे ये क्या है नियम। इस नियम को दो शंकर संकरण प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें मेंडल क्या लेते हैं, मटर का पौधा लेते हैं। कैसा लेते हैं, एक मटर का पौधा जिसमें पीले तथा गोल बीज, ये दोनों प्रभावी लक्षण है। पहले ही मेंडल ने चेक कर लिए थे कौन सा लक्षण प्रभावी है, इसमें कौन सा अप्रभावी। पीला और गोल बीज ये प्रभावी लक्षण है इस पौधे के का संकरण। दूसरा पौधा इसका जो है विपरीत लक्षण कौन सा है, दूसरा संकरण का दूसरा पौधा जिसके हरे तथा झुर्रीदार बीज, इसमें हरे और झुर्रीदार बीज इसका अप्रभावी लक्षण है। दोनों अप्रभावी लक्षण का कराया जाता है जिसमें अनेकों प्रकार के पौधे मिलते हैं। इन्होंने दो लक्षण ले लिए, अब इसमें समझेंगे। येलो राउंड, तो इसका कैपिटल लेटर ले लिया, ये प्रभावी लक्षण है। ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन है हरा और झुर्रीदार, रिंकल्ड माने झुर्रीदार, तो इसमें स्मॉल लेटर ले लिए। तो इसमें जब गैमीट बने तो किस तरीके के बने, बाई आर, इसमें कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें जो है इन्होंने गैमीट बनाए। तो गैमीट बनाने के बाद F1 जनरेशन में पौधे बने। सारे पौधे कैसे बने, येलो राउंड, सारे पौधे जो है सब में जो है ये वाला लक्षण प्रभावी है और ये वाला लक्षण प्रभावी। सभी पौधे कैसे बन गए, येलो राउंड। अब इसमें देखते हैं जब ये गैमीट निर्माण की क्रिया होती है सेकंड स्टेप में तो बाई आर जो पिछला गैमीट बनाता है इसमें जो है स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है। तो इसमें क्या होता है, कितने तरीके के गैमीट बनते हैं, इसमें बनते हैं 4 तरीके के गैमीट। तो 4 तरीके के गैमीट ये बन गए, गैमीट फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें बाई आर, कैपिटल आर, वो कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर बाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये 4 तरीके के गैमीट बने। अब इन 4 तरीके के गैमीट का सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण क्रिया कराई गई। अब इसमें देखते हैं कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो इसका इससे हो गया, इसका इससे, ऐसे करके बनते चले जाएंगे, इसका इससे, तो ये। तब इसका लास्ट में रिस्पांस क्या निकलेगा आपका, पीले तथा गोल बीज वाले पौधे कितने बनेंगे, 16 में से 9। पीले तथा गोल बीज वाले पौधे बनेंगे 16 में से 9।
पीले तथा झुर्रीदार बीज कितने बनेंगे? पीले तथा झुर्रीदार बीज बनेंगे 3, 16 में से 3। हरे तथा गोल बीज वाले पौधे कितने बनेंगे? 3, 16 में से। और हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले कितने बनेंगे? 1। तो देखेंगे इनका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक पता दृश्य अनुपात, जो देखने में पौधा लगे। दृश्य अनुपात क्या रहेगा? 9:3:3:1। ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? जीनोटाइप में जीन सबके अलग अलग होंगे उसके अंदर, तो उसमें कैसा बनेगा? 1:2:2:4:1:1:2:1:1। ये इसका जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकाल के दिया था मेंडल ने, क्यों ये नियम बनाया था। निष्कर्ष ये था कि जब एक पौधा जिसमें पीले तथा गोल बीज आते हैं तथा दूसरा पौधा जिस पर हरे तथा झुर्रीदार बीज आते हैं, यानी एक लक्षण ये लिया था मेंडल ने और दूसरा लक्षण ये लिया था, ठीक है, का संकरण कराया जाता तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, अर्थात पीले तथा गोल बीज वाले पौधे ही बनते हैं। किंतु जब F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण होता है तो उनमें जब स्वपरागण कराया जाता है तो उसमें निम्नलिखित 4 प्रकार प्राप्त हुए। इस तरीके के पीले तथा गोल बीज के 9, ये जनक प्रकार था, यहीं से शुरुआत हुई थी। पीले तथा झुर्रीदार बीज, ये विभिन्न प्रकार हो गया। पीले के साथ गोल बीज था, जबकि यहाँ पर क्या बन गया? पीले के साथ झुर्रीदार, ये नया टाइप पैदा हो गया। ठीक है। हरे के साथ गोल बीज, जबकि पीले के साथ गोल बीज था, ये भी नया हो गया, भिन्न प्रकार हो गए। हरे तथा झुर्रीदार बीज, ये भी यहीं से शुरुआत हुई थी। इन दो में जब जो है शुरुआत हुई तो ये 2 अन्य प्रकार निकल के और आ गए। अब देखें, उपर्युक्त 4 प्रकार के पौधों से स्पष्ट है कि F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों गुण साथ साथ नहीं रहते। पीला तथा गोल बीज, हरे और झुर्रीदार बीज जनकों में थे, किंतु F2 पीढ़ी से प्राप्त संतानों में ये गुण स्वतंत्र रूप से प्रकट हुए, अर्थात पीले रंग के साथ झुर्रीदार बीज और हरे रंग के साथ गोल बीज प्राप्त हुए। इससे ये स्पष्ट हुआ कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हुआ है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोस्तों मेंडल के नियम भी खत्म हो गए। अब आई बारी आपकी चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। बहुत ही आपकी उम्मीद रख के हम वीडियो बनाते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। धन्यवाद।